अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में आज मैं एक संजीदा विषय लेकर हाजिर हूँ, और वो विषय सामयिक भी है, रेलेवेंट है। और आप कहेंगे कि वो मुझे अभी ही क्यों याद आया, जबकि अभी एक सीरीज़ रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पर। ये विषय मुझे अभी नहीं याद आया। मैंने करीब 20 साल बच्चों के साथ काम किया है, और मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना कोई काउंसलर हूँ, पर वो काम करते करते, और मैं माँ तो हूँ ही, तो यूँ करते करते मुझे ये सारी चीज़ों का अनुभव हो गया था। और मैं उन बच्चों के साथ बहुत साल रही, और उनके साथ मेरा कांटेक्ट भी रहा, और मेरे इस पे बहुत आर्टिकल भी निकले। पर इस समय जो एक सीरीज़ आई नेटफ्लिक्स पर, उसके बारे में आपको लगेगा कि बहुत कॉमन विषय उठाया है ना। आप चाहे इसे जितना आम समझें, ये विषय हमेशा सामयिक रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ नेटफ्लिक्स पर आने वाली किशोरावस्था पर एक सीरीज़ है एडोलेसेंस, उसके बारे में बात करूँगी, थोड़ी बात करूँगी। मैं बात एडोलेसेंस पे करूँगी, लेकिन सीरीज़ के बारे में बस थोड़ा सा बात करूँगी, क्योंकि क्या है कि वो मुझे दिल को इतनी छू गई कि मुझे लगा बहुत सी चीज़ें, आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कई चीज़ें जो उनके साथ बचपन में हुई, या उनके दोस्तों के साथ हुई, या मेरी संस्था के बच्चों के साथ हुई, मुझे आपसे शेयर करनी है। और वो इसलिए नहीं शेयर करनी कि मेरे पास उनके बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन हैं। जब बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, इनके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं भला कैसे ला सकती हूँ। तो एक माँ, एक साहित्यकार, और अपनी संस्था के बच्चों से हुई बातचीत के आधार और अपने अनुभव के आधार पर मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। थोड़ा मूवी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको कि एक मिलर फैमिली होती है जो सामान्य रोज़ की तरह अपने काम पे निकलने की तैयारी करती रहती है। उसमें माता पिता के अलावा 18 साल की एक लड़की और उनका बेटा 12-13 साल का जैमी होता है। अचानक पुलिस उनके घर में घुसती है और तलाशी लेने लग जाती है, और बच्चे पे बंदूक तान देती है, और उसे खून के इल्ज़ाम में थाने ले जाती है, मतलब पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस, समाज, माता पिता, स्कूल, दोस्त, सारे लोग हैरान हैं, क्योंकि वो एक इतना शांत बच्चा है जो घर से स्कूल जाता है, स्कूल से उतरता है, नाश्ता करके अपने रूम में चला जाता है। बिल्कुल मौन रहने वाला बच्चा इतना ख़तरनाक जुर्म कैसे कर सकता है। लेकिन उनके पास एक पुख्ता सबूत है, एक वीडियो है जिसमें वो एक लड़की को 7 बार चाकू मारते दिखाया गया है। अब फिर माता पिता, पुलिस, टीचर वगैरह सब हैरान रह जाते हैं, और वो बच्चा बार बार रो के कहता है कि ये मैंने नहीं किया, मैंने ये किया ही नहीं। और उसको देख के आपको लगेगा भी नहीं। मैं एक माँ हूँ, और उसका वीडियो भी देखने के बाद भी मुझे बार बार ये लगता रहा, नहीं शायद वो निर्दोष होगा, कुछ और निकल आएगा एंड में, या कुछ और होगा, इस टाइप का मैंने सोचा। 13 महीने तक उसकी काउंसलिंग होती है, जांच पड़ताल होती है, लोग से पूछताछ होती है, स्कूलों में जाते हैं पुलिस वाले, काउंसलर जाते हैं, सब पता करते हैं। स्कूलों का माहौल दिखाया है कितना बदतमीज़ी का होता है, टीचर्स की कोई नहीं सुनता, और वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हालांकि जेल अरेस्ट में भी उसके साथ बुली होती है। बुली मीन्स होता है धमकाना, वहाँ भी कुछ उसकी उम्र के लड़के होते हैं, पर वो जो डरपोक का शांत लड़का होता है, वहाँ वो बुरी तरीके से आक्रोश में उनके साथ लड़ाई करता है। मैंने इसके 4 एपिसोड हैं, और एक सीरीज़ बस है। इसमें समाधान आपको स्वयं ढूंढना है। एक काउंसलर बहुत अच्छी आती है, जिसके साथ वो कभी खुश रहता है, कभी उसके ऊपर केवल वो उस पर अपना राइट समझता है, और कभी एकदम उसके ऊपर आक्रामक हो जाता है। हालांकि वो बहुत बैलेंस्ड रहती है, मतलब जैसे उसका बाइपोलर व्यक्तित्व भी लगता है कभी कभी, क्योंकि वो बच्चे का कभी एकदम शांत रहता है, कभी ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कुछ गुस्सा भरा हुआ वो निकाल रहा हो। अब वो गुस्सा कहाँ से आया था ये अपन देखेंगे। हर बच्चे का स्वभाव और उसकी दुनिया अलग होती है। बच्चे के पिता बच्चे को स्पोर्ट्स में उतारने के लिए मैदान में उतारते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल सब खेलते हैं, पर बच्चे को और हार जाते हैं, क्योंकि बच्चे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर उसको एक वीडियो गेम दिला के, एक लैपटॉप दिला के उसको एक कमरा दे दिया जाता है। वहाँ वो दिन भर अपना आराम से स्कूल से आता है, और अपना ना उसके पास
मतलब वो लोग कहते हैं कि माँ बाप किस कोई भी आता है तो उससे कहते हैं हमारा बच्चा तो कहीं बाहर निकलता है नहीं, इतना सीधा है, घर में ही रहता है, ना उसके पास बाइक है, ना कुछ है, ना दोस्त हैं। तो क्या ये आपको अजीब नहीं लगता? ये तो आजकल और डरावनी बात है कि आपका बच्चा बाहर नहीं निकलता, अपने लैपटॉप के साथ कमरे में बैठा रहता है और ना ही उसके कोई दोस्त हैं, और आप उससे बात भी नहीं करते। आपको दरअसल वो सलाह के लायक नहीं समझता, आपको वो ज्ञानी नहीं समझता। उस छोटे से एक कमरे में उसकी पूरी दुनिया है, जहाँ कुछ अजनबी हैं, कुछ जाने पहचाने दोस्त हैं, इंस्टा है, फेसबुक है, डार्क वेब भी है, जिसकी जो चाहत हो वो विषय चुन ले। हाँ, सीरीज से जुड़ी एक बात यह है कि चूँकि विदेश में किशोरावस्था में थोड़ी आज़ादी थोड़ी जल्दी मिल जाती है, 12-13 साल के लड़के मर्दानगी, सेक्स, किस पर बातें करते हैं, अपने माँ बाप से भी बात कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड भी बनाते हैं। हमारे देश में ये 16 से 18 तक के बीच में होता है, तब ये सब आज़ादी मिलती है। ये मैं गलत कह रही हूँ, इसलिए मैं गलत कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं इन बच्चों को नहीं जानती, मैं भारत के इन बच्चों को भी नहीं जानती। क्या पता वो क्या करते हो, क्या पता वो 7-8 साल की उम्र से क्या करते हो। इसलिए ये कॉन्फिडेंस से कहना कि नहीं भारत में इस तरीके का अभी होना शुरू नहीं हुआ है, गलत है। हम नहीं जानते उनके बारे में कि वो क्या करते हैं। अब हमारे यहाँ भी वर्किंग माँ बाप हैं जो लैपटॉप पर बच्चा स्कूल का काम लेकर बैठ जाता है, दादी बाबा निगरानी रखते हैं, उन्हें कंप्यूटर आता नहीं, वो सोचते हैं बच्चा पढ़ रहा है। कई बार घर की मेड के सहारे छोड़ दिया जाता है। अगर मान लो वो मेड जो है जिसकी गलत सामग्री में रुचि हो, तो वो भी उसके एक साथी बन जाती है या बन जाता है, तो मतलब अब उसके छुपाने के लिए और भी अच्छा हो गया। तो कुल मिलाकर चीज़ें ये बताती हैं बच्चे को कितनी स्पेस और आज़ादी दें। अब ये कौन तय करेगा? ये हम ही तय करेंगे। और वो कैसे कर पाएंगे? 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक आते ही बस्ता फेंक कर माँ से लिपट जाते हैं कि माँ जानती हो आज स्कूल में क्या हुआ माँ। और दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं, वो स्कूल बैग रखते हैं, जूते हवा में उछालते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। माएँ भी 2 तरीके की होती। पहली बच्चे को गले से लिपटा लेती हैं और कहती हैं चलो मैं टेबल पे नाश्ता लगा रही हूँ, हम दोनों वहीं बैठ के बातें करेंगे। और दूसरी माँ होती हैं, वो इस तरीके की होती, कहती अच्छा अभी मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगी, अपना नाश्ता लेके अपने रूम में चले जाओ, मेरी फ्रेंड आने वाली है, तब तक तुम अपना टीवी भी देखो। तो अब आप बताइए कि जो डिश आपने उसको सर्व की, वो उसके दिमाग में चल रही है, उसकी रेसिपी है, और वो आपको बताना चाहता है, पर आपके पास फुर्सत नहीं है। मेरा एक प्यारा सा स्टूडेंट था, उसके फादर की डेथ हो गई, और सुनने में ये आया, वैसे मैं खुद गई थी वहाँ, तो सुनने में ये आया कि देखने में आया कि वो ज़रा भी नहीं रोया, क्योंकि वो छोटा था, उसको उतना समझ नहीं थी, क्योंकि उसके साथ उसके भाई वगैरह भी थे, घर के और रिश्तेदार भी थे जिनके साथ वो रहता था। माँ बाप के साथ तो बहुत कम ही रहता था। उसके बाद उसकी माँ उसको कहीं लेकर चली गई, लेकिन क्योंकि वो मेरी संस्था में आता था, तो थोड़े दिन बाद जब वो वापस आया तो मैंने कहा मैं तुम्हें बहुत याद करती थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, और मैंने इसी बीच तुम्हारे लिए एक कविता लिखी। तो मैंने उससे वो नज़्म पढ़ के सुनाई। वो नज़्म सुनते ही वो, क्योंकि वो बोलता नहीं था, किसी से रोता नहीं था, तो सबको लगता था कि इसको कोई असर ही नहीं हुआ। जब मैंने उसे वो नज़्म पढ़ के सुनाई तो वो मेरे गले से लिपट गया और फूट फूट के रोने लगा और कहने लगा कि आपको कैसे पता कि मैं ऐसा सोचता था। मैंने कहा कि क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, हम तुम्हारे दिल की सारी बातें जानते हैं। मेरे ख्याल से आप वो नज़्म सुनना चाहेंगे, वो मेरी एक किताब में पब्लिश हुई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। सारे झूमते लहलहाते पेड़ रात होते डरावने हो जाते हैं, करवट बदलते माँ मेरी नींद चुरा लेती है। मैं दौड़ के उड़ती पतंग की डोर थामना चाहता हूँ, पर वो और भी ऊपर चली जाती है। दूसरों के सपनों के बोझ से दबता जा रहा हूँ, खुद का ख्वाब माँ के अरमानों में खोता जा रहा हूँ, पर कोई नहीं है जो जादू की छड़ी घुमा दे और मेरे बचकाने सपने मुझे लौटा दे। जहाँ मैं रेत के घर बनाता था, भाइयों के साथ गप्पे आता था, अव्वल आने के लिए रेस लगाता था और धूल भरे पाँव से बिस्तर पर गिरकर सो जाता था। अब मैं अच्छा बच्चा हूँ, सबका कहा मानता हूँ, मर्द बच्चा बनने की कोशिश में आंसू छुपाता हूँ। अब मैं वो हो गया हूँ जो सब चाहते थे, पर सारे मुझसे पूछना भूल गए मेरी तमन्ना क्या है। उनके अरमानों को अपने बस्ते में ढोए जाता हूँ और चुपचाप मीठे सपनों को गुड नाइट कहकर सो जाता हूँ। ऐसी एक प्यारी सी बच्ची मेरे पास आती थी। उसकी माँ ने बताया कि घर के किसी सदस्य ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है, और माँ ने उसे कहा कि मुझसे कहा कि उसे
समझाऊं मैं, पर माँ ने जिस बदनामी के डर से उस घर में कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसे मैं क्या समझाती। बच्ची पहले ही सहमी और चुप हो गई थी, क्योंकि उससे ये कहा गया कि किसी को बताना मत। तो वो जब से मौन हुई, आज पूरे 20 साल के बाद भी, 20 या 25 साल के बाद भी वो मौन है। वो उसने ना अपनी माँ को कुछ बताया, ना किसी से कुछ शेयर किया। होना तो ये चाहिए था कि माँ को शोर मचाना चाहिए था, लड़की के सामने दोषी को बुलाना चाहिए था, उसको फटकार लगानी चाहिए थी, ताकि लड़की को एक धैर्य बनता कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गलत किसने किया है? उस आदमी ने किया है। पर अगर ऐसा हो जाता तो वो लड़की कभी अपराध बोध से ग्रसित नहीं होती। पर वो लड़की अपराध बोध से ग्रसित हुई, उसने शादी से इनकार कर दिया। और करीब अभी 2 साल पहले मुझे उसका ईमेल आया, और जिसमें मैंने उससे आग्रह किया था, उसकी माँ ने करवाया था कि वो शादी करे। तो उसने कहा कि मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहती, और उसने अपने बचपन का पूरा किस्सा मुझे लिख के भेजा। मैं पढ़ते पढ़ते रोती जा रही थी। सोचो वो कब से भुगत रही है इस बात को, वो कितना रो रही होगी, ये मैं सोच रही थी। पेरेंट टीचर मीट में हम जाया करते थे, तो मैंने देखा कि 4-6 बच्चे एक कोने में मोबाइल लिए और उसमें कुछ देख रहे हैं, और अजीब अजीब तरीके से करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं समझ गई कि कुछ पॉर्न साइट खुली हुई है, उसमें वो देख रहे हैं। मेरी दीदी जो नूतन कॉलेज में प्रोफेसर थी, वो चाइल्ड साइकोलॉजी में उन्होंने MHSC किया है, काउंसलिंग भी करती हैं, डॉक्टर सीमा पाठक। वो कहती हैं कि ये सच है कि चारों तरफ जैसा माहौल है उसको देखते हुए आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर माता पिता को चूँकि बच्चे को लैपटॉप पर काम करना होता है तो ये तो स्वीकारना ही पड़ेगा। आप उसके चारों तरफ घूमते रहिए, जासूस की तरह नहीं, कभी सफाई करने के बहाने से, कभी कुछ बात करने के बहाने से, कभी उससे कंप्यूटर सीखने का आग्रह करें। नियम भी तो बनाने पड़ेंगे। जब सोने जाए तो पूरा परिवार अपने अपने लैपटॉप और मोबाइल, सब लोग, यहाँ तक कि आप भी, सब हॉल में रख दें। ये एक नियम कर लें तो अपने आप। और दूसरे दरवाजे बंद ना करें, जैसे बच्चे दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं, आपको क्या पता क्या कर रहे हैं। तो ये नियम शुरू से रहेगा अगर आपके घर में, तो बच्चों को बुरा नहीं लगेगा। पर आप अचानक से किसी दुर्घटना को सुन के उसका दरवाज़ा खुलवाएंगे और उसका लैपटॉप छीन लेंगे तो वो और एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये भी करें कि कोई भी मील, कोई भी एक खाना पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाए। उसके दोस्तों के नाम पते आपके पास होने चाहिए। हो सके तो उसके दोस्तों की फैमिली से भी आप थोड़े रिश्ते बना के रखें, ताकि उनको ये भय बना रहे कि मम्मी पापा उन लोगों को जानते हैं, मेरे दोस्तों को जानते हैं, तो ये लोग एक दूसरे के घर फ़ोन करके पूछ लेंगे या इनसे पता चल जाएगा। उसके घर में घुसते ही, बच्चे के घर में घुसते ही आपके घर में खुशनुमा माहौल होना चाहिए, गप्पे करना चाहिए। पर आप कहेंगे मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है ये सब करने के लिए। तो क्या देश के भावी कर्णधार बचपन से ही गलत रास्ते पे छोड़ दिए जाएंगे? थोड़ा त्याग तो बनता है ना, आखिर आप माँ बाप हैं। थोड़े समय नियम से सब चलेंगे तो आदत में आ जाएगा। भारत में इसी को संस्कार कहा जाता है। अब स्कूल की बात, टीचर को हर समय विद्यार्थी की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसलिए हर टीचर को, नॉट काउंसलर को, आप बच्चे को काउंसलर के पास भेज देते हैं, हो सकता है वो उसे पसंद नहीं हो, पर मैंने नोटिस किया बच्चे को जो टीचर पसंद होते हैं वो उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। अगर वो चुनता है कि मुझे इस टीचर से बात करनी है तो उस टीचर के पास भेजिए उसे। ये स्कूल में भी नियम होना चाहिए, क्योंकि बात यह है कि घर के बाद स्कूल ही एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली स्थान है बच्चों के लिए। सच कहूँ, हमारे यहाँ जब भी किशोरावस्था पर फिल्में बनती थी तो उसमें टीचर और बच्चे के प्रेम पर फिल्में बनती थी, और उसमें इतने अश्लील दृश्य होते थे कि देखा भी नहीं जा सकता। और मुझे एडोलेसेंस के लिए इसलिए खुशी है कि इसमें बहुत गुंजाइश थी कि इसमें गंदे सीन डाले जा सकते थे, पर उन्होंने कोई भी गंदा सीन नहीं डाला। अब बारी आती है समाज की। समाज का क्या रोल है? राह चलते अगर आप किसी बच्चे को दूसरे बच्चे की बुली करते देखें, लड़के लड़की किसी की भी, तो आप तुरंत एक्शन लें। आपको सहायता करनी चाहिए, आप समाज हैं, आपको मदद करनी चाहिए। जैसे इस सीरीज़ में ये होता है कि जैमी क्यों गुस्सैल हो जाता है, जैमी ने क्यों ऐसी हरकतें की होती हैं, क्योंकि जैमी को बॉडी शेमिंग बताई गई है। वो लड़की भी थोड़ी इस तरीके की होती है, वो उसे बार बार जताती है कि तुम मर्द जैसे नहीं दिखते हो, तुम लड़कियों जैसे दिखते हो, तुम वीक हो, कमज़ोर हो। और उसका चॉइस भी ऐसी थी कि उसको आर्ट ड्राइंग वगैरह पसंद थी, वो क्राफ्ट ड्राइंग में बहुत अच्छा था, ब्रिलियंट था, बहुत ब्रिलियंट था।
माँ बाप से दोस्ती नहीं होने के कारण वो नेट पर चैट करता था। माँ बाप से तो कोई बात होती नहीं थी, क्योंकि अगर वो पिता से कहेगा कि कि मुझे फ़लाना दोस्त जो है या वो कोई भी लड़की है बुली करते हैं, तो फादर क्या कहते हैं लड़कों से, भारत में तो फादर यही कहते हैं कि बी अ मैन, मर्द बनो। क्या छोटी छोटी बात पर लड़कियों की तरह रोते और शिकायत करते हो। और ये छोटी छोटी बातें, उसका बचपन, उसकी जवानी निकल जाती हैं। परिणाम आप समझ सकते हैं। बस इतना कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सैक्रिफाइस करना होगा तो परिणाम अच्छा आएगा। हम सबको मिलके इस पर काम करना होगा। वो हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे देश के भविष्य का क्या होगा। इसलिए बेहतर होगा कि रोज़ सुबह सवेरे उसके कमरे में झांक कर प्यार से पूछें, और क्या कह रही है ज़िंदगी।